ने ज्वाइन किया कांग्रेस, पार्टी पर लगाए गंभीर आरोप। यूपी में ओवैसी का पीडीएम वाला चक्रव्यूह, राहुल अखिलेश फंसेंगे या बीजेपी का होगा नुकसान। कांग्रेस पर बरसे पीएम मोदी, कहा अभी सिर्फ ट्रेलर है, मोदी मौज करने के लिए पैदा नहीं हुआ। यूपी में कानून व्यवस्था है चुस्त दुरुस्त, अपराधी और माफिया हैं पस्त, पीलीभीत में सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया दावा। एयर विस्तारा संकट पर डीजीसीए का बड़ा फैसला, रोज देनी होगी लेट होने वाली उड़ान की जानकारी। नमस्कार, मैं हूं अर्चना, आप देख रहे हैं इंडिया वॉच। वक्त हो गया है 3 बजे की 3 बड़ी खबरों का। इसमें सबसे पहली खबर पे आते हैं, वो जो आपसे है। आम आदमी पार्टी की नेता आतिशी मरलेना ने मंगलवार को बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने शामिल होने का ऑफर दिया गया है। अगर वे बीजेपी में शामिल नहीं हुई तो उन्हें ईडी के द्वारा गिरफ्तार कर लिया जाएगा। आतिशी ने कहा कि मेरे करीबी के माध्यम से मुझे ये ऑफर दिया गया है। इस दौरान आतिशी ने और भी कई बड़े खुलासे किए। आतिशी ने आगे कहा कि आम आदमी पार्टी के 4 नेताओं को गिरफ्तार किया जाएगा। मुझे, सौरभ भारद्वाज, दुर्गेश पाठक और राघव चड्ढा को जेल डाला जाएगा। आतिशी ने कहा कि मेरे परिवार वालों, मेरे रिश्तेदारों के घरों में छापेमारी की जाएगी। इसके बाद समन भेजे जाएंगे, फिर सबको गिरफ्तार किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हम किसी भी धमकी से डरने वाले नहीं हैं। 4 बड़े नेताओं के जेल में होने के बावजूद भी आम आदमी पार्टी एकजुट है। इस देश के संविधान को बचाने के लिए हम आखिरी दम तक लड़ते रहेंगे। आतिशी ने आगे कहा कि सोमवार को जो ईडी ने कोर्ट में सौरभ भारद्वाज और मेरा नाम लिया है, वो उस बयान पर आधारित है जो 1.5 साल से एजेंसी के पास है। ईडी और सीबीआई की चार्जशीट में है। ये नाम इसलिए लिए गए हैं क्योंकि अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी से काम नहीं बना। रामलीला मैदान जो विपक्षी नेता जुटे तो अब पार्टी की सेकंड लाइन को अरेस्ट करना चाहते हैं। वहीं आतिशी ने आगे कहा कि जनप्रतिनिधि कानून कहता है कि जब तक सजा ना हो इस्तीफा नहीं होगा। उनके पास पूरा बहुमत है। अगर वो इस्तीफा देते हैं तो भाजपा के लिए एक एसओपी हो जाएगा। वो कहीं भी किसी भी मुख्यमंत्री को गिरफ्तार करा सकते हैं। संवैधानिक संकट हो गया है, इसलिए राष्ट्रपति शासन लगा दो। आतिशी ने कहा कि ईडी को पूछताछ करनी थी तो 11 दिनों तक पूछताछ कर ली, फिर कल न्यायिक हिरासत में क्यों भेजा गया? क्योंकि अरविंद केजरीवाल को चुनाव से दूर रखना था। बता दें, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 15 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। इस समय वो दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद है। जब केजरीवाल की दिल्ली की राउंड एवेन्यू कोर्ट में पेशी हुई तो केजरीवाल की पत्नी के अलावा आतिशी और सौरभ भारद्वाज भी वहां मौजूद थे। सुनवाई के दौरान ईडी ने कोर्ट को बताया कि पूछताछ में केजरीवाल ने आतिशी और सौरभ भारद्वाज का जिक्र किया है। केजरीवाल ने कहा, भारतीय जनता पार्टी ने मेरे एक बहुत व्यक्तिगत करीबी व्यक्ति के माध्यम से मुझे भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने के लिए अप्रोच किया। मुझे ये कहा गया कि या तो मैं भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लूं, अपना पॉलिटिकल करियर बचा लूं, अपना पॉलिटिकल करियर बढ़ा लूं, और अगर भारतीय जनता पार्टी नहीं ज्वाइन करी तो आने वाले 1 महीने में ईडी द्वारा मुझे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ये एक मेरे बहुत करीबी व्यक्ति के माध्यम से मुझे बताया गया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी ने अपना मन बना लिया है कि आम आदमी पार्टी को और उसके सभी नेताओं को अब वो कुचलना चाहते हैं, खत्म करना चाहते हैं। पहले उन्होंने आम आदमी पार्टी के सारे शीर्ष नेतृत्व को अरेस्ट करके जेल में डाल दिया। पहले सत्येंद्र जैन जी की गिरफ्तारी हुई, फिर मनीष सिसोदिया जी की गिरफ्तारी हुई, फिर संजय सिंह जी की गिरफ्तारी हुई, और अब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। अब भारतीय जनता पार्टी का ये इरादा है कि आने वाले 2 महीने में
लोकसभा चुनाव से पहले वो आम आदमी पार्टी के 4 और नेताओं को गिरफ्तार करने वाले हैं। वो मुझे गिरफ्तार करेंगे, वो सौरभ भारद्वाज को गिरफ्तार करेंगे, वो दुर्गेश पाठक को गिरफ्तार करेंगे और वो राघव चड्ढा को गिरफ्तार करेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने ये उम्मीद करी थी कि अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी के बाद आम आदमी पार्टी बिखर जाएगी, आम आदमी पार्टी टूट जाएगी, आम आदमी पार्टी का मोरल डाउन हो जाएगा, क्योंकि आम आदमी पार्टी का अब सारी सीनियर लीडरशिप जेल में है, हिरासत में है। लेकिन संडे की रामलीला मैदान की रैली के बाद, जहां पे दिल्ली भर और देश भर से लाखों लोग आए, पिछले 10 दिन से आम आदमी पार्टी के सड़क पर चल रहे संघर्ष के बाद अब भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि आम आदमी पार्टी के टॉप 4 लीडर्स को गिरफ्तार करना काफी नहीं था। अब आने वाले समय में अगले बड़े 4 नेताओं को जेल में डाला जाएगा। मुझे जेल में डाला जाएगा, सौरभ भारद्वाज को जेल में डाला जाएगा, दुर्गेश पाठक को जेल में डाला जाएगा और राघव चड्ढा को जेल में डाला जाएगा। मुझे ये बताया गया कि आने वाले कुछ ही दिनों में मेरे पर्सनल रेजिडेंस पे ईडी की रेड होगी। ना सिर्फ मेरे घर में ईडी की रेड होगी, हमारे साथ हैं भाजपा के कार्यकर्ता किशोर यादव जी। किशोर जी, हेलो। जी जी स्नेहा जी। हाँ, पहले तो इंडिया वॉच में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी जी आपका भी। ये जो पिछले दिनों से चल रहा है आप पार्टी के साथ, तो क्या लगता है ये जो भी हलचल हो रही है सियासत में लेके पार्टी को, तो आप पार्टी का भविष्य क्या होने वाला है आगे चलकर? चोर के दाढ़ी में तिनका। जब कल पता चल गया आतिशी जी को और सौरभ भारद्वाज को जी सुप्रीम कोर्ट में कि वहाँ पे माननीय केजरीवाल जी ने भी इनका संपर्क बताया है जी, तो ये बचने के लिए एक तरीका होता है कि हम पहले ही क्यों न कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का दबाव बन रहा है। भाई मैं पूछता हूँ कि आतिशी जी कितने बड़ी नेता है जी कि जिनको भारतीय जनता पार्टी में आने से भारतीय जनता पार्टी को फायदा मिल सकता है। भारतीय जनता पार्टी को जो फायदा मिलना है हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर मिल रहा है और पूरा देश का चुनाव हम आदरणीय नरेंद्र मोदी के नाम पे लड़ने जा रहे हैं जी। इन लोगों का तो किसी तरह से भाजपा पे आरोप लगाना और दोष देना इनकी प्रवृत्ति बन चुकी है। ईडी या सीबीआई या इनकम टैक्स इसके अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता नहीं है सिन्हा जी। यह एक स्वतंत्र संस्था है, भारतीय संविधान के तहत अपना काम करती है। जो मनी लॉन्ड्रिंग में आएंगे जिनका नाम आएगा वो कोर्ट के तहत पेश होंगे और कोर्ट उनको गिरफ्तार करे या न्यायिक हिरासत में भेजे या छोड़ दे, इससे भारतीय जनता पार्टी को कुछ लेना देने के कोई मतलब नहीं है स्नेहा जी। लेकिन किशोर जी का जी हम ये जानना चाह रहे थे कि आए दिन ही कई पार्टियां ये आरोप लगाती रहती है भाजपा वालों पर कि भाजपा उनके नेताओं को चुराने का काम करती है। आखिर क्या वजह है, भाजपा पे ये आरोप लगते क्यों हैं? नेहा जी मुझे कहा ना कि भारतीय जनता पार्टी अपने संगठन के दम पर और अपने यशस्वी प्रधानमंत्री के दम पे एक चुनाव 2024 का लड़ने जा रही है जी। उसमें आतिशी जी के नाम पर और सौरभ भारद्वाज के नाम पे, केजरीवाल के नाम पर, चाहे वो जितने लोग भी है इनके नाम पे भारतीय जनता पार्टी वोट नहीं मांगती है। न इन नेताओं की कोई छवि है कि भाजपा में आ जाने से भाजपा चुनाव जीत जाएगी। हमारी छवि तो हमारे कर्मों के आधार पे है। हमारे नेता ने कहा कि चुनाव हो रहा है हिंदुस्तान में राष्ट्रवाद और परिवारवाद और भ्रष्टाचारवाद से हो रहा है। हम राष्ट्रवाद को लेकर चल रहे हैं, परिवारवाद भ्रष्टाचारवाद को लेकर चल रहे हैं। लेकिन कोई तो वजह होगी ना, आखिर क्यों हर पार्टी के लोग, हर पार्टी के इससे ही ये आरोप लगते हैं भाजपा पे कि हमारी पार्टी के नेताओं को भाजपा चुराने का काम करती है? स्नेहा जी हताशा के दौर में गुजर रहे हैं लोग, इनके पास कुछ बचा ही नहीं है, ये हताशा के दौर में है।
जी, अब जी। ये हार ये मान लिए हैं कि आदरणीय मोदी जी के सामने पूरी दुनिया का कोई नेता टिकने को तैयार नहीं है। जी। अब उसमें केजरीवाल साहब हो, अखिलेश साहब हो, चाहे वो हमारे जो तेजस्वी साहब हो, चाहे वो पवार साहब हो, जी। इससे सारे लोग मिलके हमारे योगी आदित्यनाथ और यशस्वी प्रधानमंत्री जी। नरेंद्र मोदी का कोई तुलना नहीं कर सकते। तो ये लोग अपना अलग अलग टीमों में बटे हुए हैं, ये परिवारवाद में, भ्रष्टाचारवाद में, और हम तो राष्ट्रवाद को लेके चल रहे हैं। लेकिन हमारा कल जो जो मेन हुआ मुद्दा है, कल अरविंद केजरीवाल ने खुद ही दोनों लोगों का नाम ले लिया कि ये सारी चीजें तो वही लोग करते थे। इस पे आपका क्या कहना है? सर इसके लिए कोर्ट बना है। हम तो कह रहे हैं कि वो न्यायपालिका में विश्वास रखें और न्यायपालिका सही निर्णय तो में छोड़ देगी। दोषी होंगे तो उसका सजा न्यायपालिका जो संविधान के दायरे में है उनको मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी से क्या लेना देना है? ईडी चाहे सीबीआई अपना काम कर रही है हमसे, अगर आप नहीं उसमें है तो आप बरी हो जाएंगे, बाइज्जत बरी हो जाएंगे। आपके बड़े बड़े वकील कपिल सिब्बल साहब, ये जितने भी लोग हैं लगे हुए हैं, वकील अपना दलील दे रहे हैं और कोर्ट के अंदर अपनी अपनी बात आपके भी वकील रख रहे हैं, अपनी बातों को रख रहे हैं। कोर्ट की बेंच उनको सुनवाई कर रही है। आपको न्याय पे विश्वास रखना चाहिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी भारतीय संविधान और न्याय पे विश्वास करती है, इसलिए वो न्याय के पक्ष में रहती है। अब ये न्यायालय का काम है कि सिसोदिया जी, चाहे संजय सिंह, चाहे हमारे केजरीवाल साहब और जो ये सौरभ भारद्वाज जी, किसी की जो चर्चा कर रही है, ये दिन भय होता प्रीत, इन लोगों को भय हो गया है कि अब इनका भी नाम आ रहा है तो ये उल जलूल बयान दे रहे हैं। आई लोग मानसिक संतुलन खो चुके हैं। स्नेहा, ठीक है किशोर जी, इस पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चुनावी रैलियों में मायावती अब 6 अप्रैल से ताबड़तोड़ रैलियां करने जा रही हैं। बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश की सभी 80 सीटों पर जीत दर्ज करने के लिए अपनी रणनीतियों पर काम करने में जुट गई है। यूपी में बहुजन समाज पार्टी अपना चुनाव प्रचार अभियान शुरुआत करने जा रही है। ये चुनाव अभियान वो 6 अप्रैल से शुरू करेगी। बसपा सुप्रीमो मायावती चुनाव प्रचार में जान फूंकने को लेकर अपने उत्तराधिकारी आकाश आनंद को चुनाव प्रचार में उतारने का फैसला कर चुकी है। आकाश आनंद 6 अप्रैल से लेकर 1 मई तक यूपी में धुआंधार प्रचार करने वाले हैं। लोकसभा चुनाव में जीत दर्ज करने को लेकर बसपा चुनावी प्रचार पर जोर दे रही है। अब प्रदेश के पूर्व सीएम मायावती के उत्तराधिकारी आकाश आनंद भी चुनाव प्रचार में दिखेंगे। ये इसलिए भी जरूरी है क्योंकि आकाश को मायावती ने अभी तक यूपी और उत्तराखंड से दूर रखा हुआ था। आकाश को उत्तराधिकारी घोषित करने के बाद भी उनके पास उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड का प्रभार नहीं है, लेकिन अब वो चुनाव प्रचार के दौरान जनता को बसपा को वोट देने को लेकर रिझाने वाले हैं। उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम मायावती 6 अप्रैल को नगीना में जनता को संबोधित करेंगी। वो नगीना में होने वाली रैली में शामिल होने वाली हैं और जनता को साधने की कोशिश करेंगी। वहीं मायावती 11 अप्रैल को आगरा, 13 को उत्तराखंड के रुड़की और 15 अप्रैल को पीलीभीत में भी अपनी रैली करेंगी। लोकसभा चुनाव में बसपा बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश कर रही है और इसकी जिम्मेदारी मायावती के साथ आकाश आनंद उठाएंगे। पार्टी के प्रचार अभियान का पूरा दारोमदार पार्टी के दिग्गज नेताओं के साथ जोनल कोऑर्डिनेटर पर टिका है। पार्टी की तरफ से चुनाव प्रचार के लिए बसपा के प्रदेश चीफ विश्वनाथ पाल और विधायक उमाशंकर सिंह भी प्रचार अभियान में शामिल होंगे और जनता से मुलाकात करेंगे। पार्टी के दिग्गज नेता चुनाव प्रचार में जोर लगाने के लिए तैयार हैं, तो वहीं मायावती के उत्तराधिकारी आकाश आनंद 6 अप्रैल को नगीना के हिंदू इंटर कॉलेज में रैली करेंगे। वो रैली करके अपने चुनावी अभियान की शुरुआत करेंगे। 7 अप्रैल को गाजियाबाद में रैली करेंगे। इसके बाद वो 1 मई को बरेली मंडल में आगरा, मथुरा, अलीगढ़, हाथरस और सहारनपुर, इसके साथ कैराना, गोरखपुर, बस्ती मंडल, वाराणसी, आजमगढ़, प्रयागराज, मिर्जापुर और अयोध्या, इसके साथ और कई लोकसभा क्षेत्रों में जाकर बसपा के लिए चुनाव प्रचार करेंगे और जनता से संपर्क करेंगे। इसके साथ ही आपको बता दें, इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ राजनीतिक विशेषज्ञ अनिल त्रिपाठी जी जुड़ चुके हैं। हेलो जी।
अनिल जी, पहले तो आपका इंडिया वॉच में बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपका बहुत बहुत आभार। 6 अप्रैल से बसपा अपनी रैलियां करने जा रही है, तो क्या लगता है आपको विपक्ष पर इस रैली का क्या असर होने वाला है? देखिए, बहुजन समाज पार्टी एक राजनीतिक दल है जी उनको प्रयास करना चाहिए जी अपने राजनीतिक दल के रूप में जी आम लोकसभा चुनाव में अपनी ताकत का एहसास कराना चाहिए। जी लेकिन मेरा जहां तक मानना है हम्म, कि वर्तमान में जो 2024 के लोकसभा चुनाव हो रहे हैं, ये दो ध्रुवों में बटे हुए हैं। जी। एक वो लोग हैं जो मोदी के साथ हैं, एक वो लोग हैं जो मोदी के विरोध में हैं। जी। नंबर तीसरे लोग वे हैं जो मोदी की तरफ से खेल रहे हैं जी और उनको जनता जान चुकी है। तो बहुजन समाज पार्टी की वर्तमान में स्थिति यही बन चुकी है कि बहुजन समाज पार्टी स्वयं नहीं चाहती है कि नरेंद्र मोदी सत्ता से बाहर का रास्ता देखें और विपक्ष मजबूती के साथ जी। संविधान विरोधी, राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में जो लिप्त है और पिछड़ों का, दलितों का, अल्पसंख्यकों का जो नुकसान कर रही है, उस नुकसान को रोका जा सके। जी। इसलिए मायावती का जो अभियान है जी। वो अभियान विपक्ष को कितना नुकसान पहुंचा पाएगा ये भविष्य के गर्भ में है। लेकिन इससे मायावती के इस अभियान से मायावती को भले ही फायदा न हो, जी। लेकिन उसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को जरूर होगा। अगर मतदाता जी बहुजन समाज पार्टी की तरफ हम्म, आकर्षित रहा जी। और बहुजन समाज पार्टी की तरफ अल्पसंख्यक मत भी चला गया जी। तो उससे विपक्ष का भारी नुकसान होगा। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि ऐसी कोई स्थिति उत्तर प्रदेश में बनने जा रही है। लेकिन अनिल जी, वजह क्या है कि जिस आकाश आनंद को अभी तक मायावती ने उत्तर प्रदेश से दूर रखा था, अब उन्हीं को अपने साथ रैली में उतार रही हैं, इसकी क्या वजह है? देखिए, मायावती जी ने पहले तो कहा था कि मैं कांसीराम की शिष्या हूँ, कांसी और मेरा उत्तराधिकारी मेरे परिवार से नहीं होगा, ये मायावती जी के ही वाक्य हैं। फिर उन्होंने अपने परिवार से ही अपना उत्तराधिकारी बना लिया, अपने भतीजे को ही उत्तराधिकारी बना लिया। असल में है क्या कि इस देश का जो टेम्परामेंट है और इस देश के राजनेताओं का जो टेम्परामेंट है, वे कहने के लिए तो लोकतंत्र है, लेकिन वो अपनी पार्टी, अपनी सरकार, अपना दल राजशाही तंत्र के रूप में चलाना चाहती है और उसी तरीके विकसित करना चाहती है। आरोप सब लगाएंगे नेहरू पर, गांधी पर, सब पर, लेकिन सबको नेहरू जैसा सुख चाहिए, गांधी जैसा सुख चाहिए, लेकिन किसी को नेहरू की तपस्या, किसी को गांधी की तपस्या ये नहीं दिखेगी। सवाल इसका है कि मायावती जी को लगता है कि भाई हमने उसको 3-4 साल खूब बाहर की यात्रा करा दिया है, राजस्थान भेज दिया, मध्य प्रदेश भेज दिया, सब जगह भेजा है, लेकिन अब उसको एट लास्ट उत्तर प्रदेश में ही तो जनाधार है बहुजन समाज पार्टी का। तो उस जनाधार को रोकने के लिए, स्वीकारोक्ति बनाने के लिए उसे उत्तर प्रदेश में ही अब उन्होंने रैली में उतारा है। क्योंकि वो जिस अवस्था में है उस अवस्था के हिसाब से अब वो दौरा भी कम कर पाएंगी और अभी अपने साथ लेकर के अपने उत्तराधिकारी को जनता के बीच पहचानवा देंगी, तो शायद भविष्य में ऐसी स्थिति बन जाए। कांसीराम ने जब मूवमेंट चलाया था तो कांसीराम के मूवमेंट में जितने लोग शामिल हुए थे, क्या आज बहुजन समाज पार्टी में वे लोग हैं? नहीं है। कहाँ गए? उन्हें मायावती जी ने एक एक करके सबको बाहर का रास्ता दिखा दिया। अब आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चंद्रशेखर रावण जैसा कद्दावर नेता जिसकी स्वीकारोक्ति है उस वोटर के बीच में वो खड़ा है, तो आखिरकार इन सब मतदाताओं के बीच में अगर वो जाएगा लड़का, तभी मायावती का अस्तित्व बच पाएगा, ऐसा मायावती जी का मानना होगा। अनिल जी, लेकिन क्या लगता है आपको, जैसे एक एक करके सारी पार्टियां, आप देख ही रहे होंगे कि सारी पार्टियों का जो वर्चस्व है खत्म होता जा रहा है, तो ऐसे में बसपा का भविष्य क्या दिखता है आपको राजनीति में? देखिए, राजनीति के हिसाब में किसी का, मायावती जी का अगर उत्तर प्रदेश में या पूरे देश लेवल में कांग्रेस से गठबंधन होता तो मायावती फायदे में होती। जैसे पिछली बार
मायावती जी ने जी अखिलेश यादव के साथ गठबंधन किया, तो उनको गठबंधन के करने के बाद लोकसभा के लिए जो है ठीक अंक मिल गए थे, जी। 10 सीटें उनको मिल गई थी। अब इस बार तो जो मायावती का भविष्य है ये जनता के बीच में, मुझे नहीं लगता कि मायावती किसी एक सीट पर भी अपनी विजय दर्ज करा पाएंगी। जी ठीक है अनिल जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। खबर हो गई है अगली खबर का, आइए हम रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद पर बने कृष्ण कूप को लेकर सोमवार को बसोड़ा पूजा करने को लेकर कुछ हिंदू विवाद संगठनों ने ऐलान किया था कि शाही मस्जिद ईदगाह पर बने कृष्ण कूप पर सभी महिलाएं पूजा करेंगी। वहीं दूसरी ओर प्रशासन का कहना था कि किसी भी नई परंपरा को शुरू नहीं किया जाएगा। अपने उपरोक्त ऐलान के बाद सोमवार को श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति न्यास के अध्यक्ष दिनेश शर्मा ने अपने साथियों के साथ ये वहां पहुंचे थे और गली पर पूजा करने की अनुमति मांगी थी। तभी पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया था। गौरतलब है कि श्री कृष्ण जन्म स्थान पर शाही मस्जिद को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट में 18 मुकदमे चल रहे हैं, जिनकी सोमवार को भी सुनवाई हुई और 4 अप्रैल को भी इसके आगे के मुकदमों की सुनवाई होगी। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के मथुरा शहर में स्थित जन्मभूमि के बगल में मौजूद शाही ईदगाह मस्जिद की सीढ़ियों पर स्थित कृष्ण कूप की महिलाओं ने पूजा की। इस दौरान भारी संख्या में पुलिस बल भी तैनात की गई थी। हिंदू संगठन के लोगों ने कृष्ण कूप की पूजा का ऐलान किया था, जिसके बाद ईदगाह की गली पर पुलिस का सख्त पहरा रहा। एसएसपी, पीएलबी और पुलिसकर्मियों के साथ साथ खुफिया एजेंसी के लोग भी वहां मौजूद रहे। खुफिया एजेंसी और पुलिस के लोग हिंदू संगठन और उससे जुड़े लोगों पर नजर बनाए हुए थे। हिंदू संगठनों ने ऐलान किया कि वो सोमवार सुबह 9 बजे श्री कृष्ण की पूजा करने का ऐलान करते हैं। बता दें, शाही ईदगाह मस्जिद की सीढ़ियों पर कृष्ण कूप बना हुआ है और आज कई जगहों पर शीतला सप्तमी पर बड़ोसा का पर्व मनाया गया। इस खास मौके पर कृष्णकूप की पूजा की परंपरा है। कृष्णकूप की पूजा के अधिकार पर सोमवार को फैसला आ सकता है। बता सकते हैं कि कुछ दिनों पहले कृष्णकूप की पूजा की अधिकारी मांग इलाहाबाद कोर्ट से की गई थी। इसके लिए श्री कृष्ण जन्मभूमि के पक्षकार ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में आवेदन किया था और सीढ़ियों के पास जो कृष्णकूप है वहां पे पूजा करने की अनुमति मांगी थी। श्री कृष्ण जन्मभूमि के पक्षकार ने अधिवक्ता महेंद्र प्रताप सिंह के जरिए कोर्ट में आवेदन किया था। उन्होंने कहा था कि मस्जिद की सीढ़ियों के पास कृष्णकूप है। कुएं का निर्माण ब्रजभान ने कराया था। उन्होंने कहा था कि मुस्लिम पक्ष हिंदुओं द्वारा पूजा करने का विरोध करती है। पिछली बार पुलिस की तैनाती के बाद पूजा की गई थी। इसी पे आगे बातचीत के लिए हमारे साथ मथुरा से हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं, फारूक जी। फारूक जी, हेलो फारूक जी। जी आवाज आ रही है आपको हमारी? जी अर्चना जी। पहले तो इंडिया वॉच में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी अर्चना, क्या लगता है आपको, क्या बसोड़ा में पूजा करने की इजाजत मिली है? जी आपको बता दें कि यहाँ श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह का मामला जो है काफी चल रहा है, जहाँ हाई कोर्ट में 18 मुकदमे लगातार चल रहे हैं जी। और एक मुकदमा जो श्री कृष्ण कूप की जो पूजा होनी थी उसको लेकर जो है हाई कोर्ट में एक याचिका डाली गई थी जी। जिस याचिका पर सोमवार को सुनवाई हुई और लेकिन सुनवाई पूरी ना होने के कारण जो है वो 4 अप्रैल उसमें तिथि नियत कर दी गई। अच्छा, आपको बता दें कि ये सुनवाई जो है 4 अप्रैल को फिर से होगी, लेकिन इसी बीच सोमवार को बसोड़ा पूजा होती है, शीतला माता की पूजा होती है। उस पर उसको लेकर कुछ जो क्षेत्रीय लोग हैं जो वहाँ काफी दिन से पूजा करते चले आ रहे हैं, यानी कई सालों से, उनको ही प्रशासन ने अनुमति दी थी। जिला प्रशासन के अधिकारियों का साफ तौर पर कहना था कि उन्हीं लोगों को अनुमति दी जाएगी जो पहले से पूजा करते चले आ रहे हैं। तो उसी को लेकर कुछ हिंदुवादी संगठन और श्री कृष्ण जन्मभूमि के पक्षकार दिनेश शर्मा, महेंद्र प्रताप सिंह, आशुतोष पांडे, इन्होंने ऐलान किया था। एक सभा की थी वृंदावन में और जिसमें कई संत भी मौजूद थे। तो इन्होंने ऐलान किया था कि कृष्ण कूप पे 1 अप्रैल को पूजा की जाएगी। सभी माताएं बहनें 9 बजे वहां पहुंचे।
लेकिन फारूक जी, प्रशासन हम ये जी। जानना चाहते हैं क्योंकि आप वहीं से हैं, आप वहाँ की जनता से मिलते होंगे, बातचीत करते होंगे, तो हम ये जानना चाहेंगे वहाँ पे जो हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष है उनका इस बारे में क्या कहना है, आम जनता इसके बारे में क्या सोचती है। जी अर्चना, आपको बताते हैं कि यहाँ आम जनता का जो रुख है वो बिल्कुल ही स्पष्ट है, भाईचारे का रुख है यहाँ पर, क्योंकि मथुरा जो है वो गंगा जमुनी तहजीब है कहलाता है जी। और मथुरा में भाईचारा हमेशा से चला आ रहा है। लेकिन कुछ लोगों के द्वारा दोनों ही समाज के लोगों के द्वारा जी। इस विवाद को बढ़ा दिया गया है और जैसे कि 13.37 एकड़ जमीन है, जी। भूमि है, जी। उसको लेकर जो है श्री कृष्ण जन्मभूमि के पक्षकारों का कहना है जी। कि ये जमीन कटरा केशव देव की है जी। और यहाँ पर जो ईदगाह बनाई गई है यानी मुगलों के पीरियड में जो ईदगाह औरंगजेब द्वारा बनाई गई है जी। उसको उस जगह को अब हमें दिया जाना चाहिए, क्योंकि कटरा केशव देव की जो भूमि है वो हमारी भूमि है और मस्जिद को हटाकर एक भव्य यहाँ पर जी। बड़ा मंदिर श्री कृष्ण जी का बनना चाहिए। दूसरी ओर मुस्लिम पक्ष का कहना है कि 1991 के प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के अंतर्गत हमारा समझौता हुआ था जिसमें कि 2.5 एकड़ भूमि मस्जिद के लिए दे दी गई थी, जी। मतलब जैसा है जी। वैसा ही एज इट इज रहेगा, ये हमारा एक समझौता हुआ था। लेकिन उस समझौते को अभी नहीं मानने के लिए तमाम मुकदमे जो है दायर किए गए जी। हैं और 13.37 एकड़ जो भूमि है जी। जो पूरी श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह को मिलाकर बनती है, जी। वो उन श्री कृष्ण जन्मभूमि के जो पक्षकार हैं उनका मानना है कि भूमि हमें दी जानी चाहिए जी। और इसमें जो है एक भव्य श्री कृष्ण जी का मंदिर बनना चाहिए। लेकिन जी। जो वहाँ के स्थानीय मथुरा के लोग हैं उनमें बहुत भाईचारा है और वो चाहते हैं कि जैसा है वैसा ही रहना चाहिए। अच्छा, जैसा वहाँ का माहौल दिख रहा होगा और आपको तो अंदर बाहर सारी की खबरें पता ही होंगी, तो क्या लगता है आपको 4 अप्रैल को जब सुनवाई होगी तो क्या फैसला आ सकता है, क्या उम्मीद है। जी अर्चना, अगर 4 अप्रैल को हाई कोर्ट में जी। जो 18 मुकदमे चल रहे हैं उन पर भी सुनवाई है। अभी क्या है कि मुस्लिम पक्ष की दलीलें जो है जस्टिस मेंग जैन की अदालत है 89 नंबर 89 नंबर है, उस अदालत में कोर्ट में ये मुकदमे चल रहे हैं। अभी उन पर मुस्लिम पक्ष की दलीलें सुनी जा रही हैं, उसके बाद हिंदू पक्ष की दलीलें सुनी जाएंगी, उसके बाद हाई कोर्ट जो फैसला करता है यानी जो जस्टिस मेंग जैन की जो अदालत फैसला करेगी उस फैसले को के लिए देखा जाएगा, यानी उसका इंतजार किया जा रहा है कि क्या फैसला आता है। उधर जो श्री कृष्ण कूप के ऊपर जो पूजा करने की बात है जी। उस बात को भी लेकर 4 तारीख को कोई फैसला आ सकता है। अब फैसला किस तरफ आता है, किस पक्ष में आता है, ये अर्चना देखने वाली बात। चलिए ठीक है, बाकी की जानकारी हम आपसे दिल लेते रहेंगे, आप जुड़े रहिए वहां से, ठीक है। फिलहाल 3 बजे की 3 बड़ी खबरों में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहे इंडिया वॉच।